हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत यूपी टेट 2017 में पर्यावरण के आए हुए प्रश्नों को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं लेट न करते हुए। और निवेदन बस इतना करेंगे कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब आप हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करिए। फ्री में फ्री प्रैक्टिस बैच हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सभी को जरूर देखना है, सभी जरूर जुड़े हमारे साथ। तो चलिए आज की जो क्लास होने वाली है वह होगी यूपी टेट 2017 में पर्यावरण के जितने भी प्रश्न आए थे वह हम आपको दिखाने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िएगा, हम आपको हर क्लास में बताते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ने से एक बात तो पता चल जाती है कि कहाँ से प्रश्न बनता है और कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की यह क्लास होगी ईबीएस 2017 में पूछे गए यूपी टेट के प्रश्न को। पहला प्रश्न होगा, कह कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। ए ऑप्शन कह रहा है 20 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहा है 20 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन कह रहा है 24 जनवरी 1950 को। और सी ऑप्शन कह रहा है 24 मई 1949 को। और डी ऑप्शन कह रहा है 13 नवंबर 1950। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हम आपको बताने चले। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये प्रश्न आया है, तो हो सकता है जो मैं बताऊं वहाँ से प्रश्न आ जाए। तो सबसे पहले एक बात नोट करिएगा कि राष्ट्रीय गान को लिखा किसने है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखा। तो टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपको ये याद कर लेना चाहिए कि राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया था और डेट क्या है। तो टैगोर आप लोग नोट कर लिए। अब यहाँ पर नोट करिए कि 27 दिसंबर। ठीक है। कब गाया गया था सबसे पहले? 27 दिसंबर को गाया गया था। और सन कौन सा था? सन भी नोट करिए। चलिए, सन था वो 1911। ठीक है। 1911 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। यह कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो अगर बात करें 1911 का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, चलिए नोट कर लिए इतना। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। तो कलकत्ता में सबसे पहले इसी अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गान को। अगर आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 का अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित बिशन नारायण दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। इतना इसके बारे में जानते रहिए। एक पॉइंट और छूट गया कि अगर बात करें राष्ट्रीय गान को कितने समय के अंदर गाया जाता, तो उत्तर हो जाएगा 52 सेकंड के अंतर्गत। ठीक है। तो यहाँ से इतने फैक्ट आपको जानना चाहिए। अगर बात करें इस प्रश्न की, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को जो होगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है। हम देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे आज की क्लास में। यहाँ से जितने भी प्रश्न आगे बन सकते हैं उनको भी हम साथ साथ बताते हुए चलेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि हमारे चैनल पर किस प्रकार की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, तो निवेदन बस इतना करेंगे कि आप इस क्लास को जरूर पूरा देखें, उसके बाद आप जान जाएंगे। और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप लोग जुड़े हैं तो डेली क्लास अटेंड करिए सुबह 10 बजे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। आप बताइए पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन कर रहा है जयपुर। बी ऑप्शन कर रहा है उदयपुर। सी ऑप्शन कर रहा है जोधपुर। और डी ऑप्शन कर रहा है अजमेर। अब बताइए। सबसे पहले इतना तो जानते रहिए, हो सकता है सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजन किया जाता है, तो राजस्थान जानते हैं आप। ठीक है। राजस्थान में पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है। पुष्कर में एक पुष्कर जिला है, वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है। तो आप इसको भी जानते रहिए। तो अगर बात करें पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो वह हो जाएगा अजमेर में। ठीक है। अजमेर में जो है पुष्कर मेला लगता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अजमेर राजस्थान का एक राज्य है, आप जानते ना हो तो जान जाइए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अब इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो सारे के सारे प्रश्न यूपी टेट 2017 में आए हुए हैं आज की क्लास का। ठीक है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होगा। आप बताइए वह कौन सा किरण होगा जो सबसे अधिक हानिकारक है। ए ऑप्शन करा है UV
ए हो जाएगा, या बी ऑप्शन करा है यू भी बी होगा, या सी ऑप्शन करा है यू भी सी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? आप जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। चलें, देखिए यूपी टेट का जो पर्यावरण का पेपर होता है ना, उसमें संविधान के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको पहले भी बता दे रहे हैं कि संविधान के प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं और सरल पूछे जाते हैं, और भूगोल का भी पूछा जाता है प्रश्न, तो विज्ञान के भी 1-2 प्रश्न डाल देते हैं लोग। लेकिन आपको जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा वह हम अभी बताने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा क्लास को, क्योंकि डेली जो क्लासेज हम करा रहे हैं आपके लिए बहुत उपयोगी है भाई। चलिए, अगर बात करेंगे इस प्रश्न पर आएंगे, तो इसका प्रश्न जो होगा सबसे अधिक हानिकारक जो होगा पराबैंगनी किरणों को बताएं, तो वो हो जाएगा यूवीसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर हमारा सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? आप देखिए 3 यहाँ पर दिए गए हैं जो जैविक घटक हैं, और 1 दिए गए हैं जो अजैविक घटक नहीं है। मतलब 1 अजैविक घटक है और 3 अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो बताइए। ए ऑप्शन का रहा है प्रोटीन, बी ऑप्शन का रहा है मृदा, सी ऑप्शन का रहा है कवक, और डी ऑप्शन का रहा है फास्फोरस। चलिए बताइए जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं होगा? तो बात करें सबसे पहले कौन सा घटक होगा, तो प्रोटीन घटक होता है, मृदा जो है वो भी घटक होता है, फास्फोरस जो है वह भी घटक होता है। लेकिन बात करें यहाँ पर कवक की, तो यह जो है अजैविक घटक नहीं होता। ठीक है, यह जैविक घटक होता है, और प्रोटीन जो है अजैविक घटक है, मृदा जो है अजैविक घटक है, और फास्फोरस भी अजैविक घटक है। लेकिन कवक जो है यह जैविक घटक हो सकता है, ठीक है, अजैविक नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गीर परियोजना अवस्थित है। गीर परियोजना सबसे पहले जानते रहिए, यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कहीं पर अगर एशियाई शेर पाए जाते हैं तो गीर परियोजना के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। बताइए वह किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए अगर बात करें गीर परियोजना को, इसे एक अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था इसे अभ्यारण्य? देखिए गीर शेर परियोजना को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, तो 1973 में इसे घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इतना जानते रहिए। यह परियोजना अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो गुजरात में है। गुजरात के किस जिले में है अगर यह पूछा जाए, तो जूनागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना याद करना चाहिए कि ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। ठीक, और यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं भारत के अंतर्गत, तो यह भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलें यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि WWF से आशय है। अब यह मत समझिएगा कुश्ती वाला, WWF क्या है ये बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है वर्ल्ड वाइड फंड, बी ऑप्शन कर रहा है वर्ल्ड वार फंड, सी ऑप्शन कर रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और डी ऑप्शन कर रहा है वर्ल्ड वाच फंड। मतलब यहाँ पर WWF का जो है क्या बताना है बताइए। चलिए बिल्कुल सही, फुल फॉर्म बताना है एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सी ऑप्शन आपको टिक करना है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में रिपीट किए गए, यूपी टेट के साथ 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, एक बार चेक करिए आया है कि नहीं आप लोग। मैंने करा दिया है यूपी टेट का पेपर 18 का। ठीक है, यूपी टेट 2018 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हमने हिंदी कराया है, एबीएस करा दिया है, और सीडीपी भी करा दिया है। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेज पढ़ी हैं यूपी टेट से रिलेटेड, आप उनको देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी निकलती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन करा है अरावली श्रेणी से, बी ऑप्शन करा है लद्दाख ग्लेशियर से, सी ऑप्शन करा है गंगोत्री ग्लेशियर से, और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर बात करें गंगा नदी की, तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी इसे कहा जाता है। ठीक,
चलिए, यह किस राज्य से होती है? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर लगभग गुजरती है। कहाँ-कहाँ? उत्तराखंड में है, आप जानते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में है, यह भी जानते हैं। झारखंड में है, बिहार में है और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप जानते रहिएगा। ठीक है? चलिए, अगर बात करें कहाँ से निकलती है गंगा नदी, तो उत्तर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? सी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिए क्योंकि यहाँ पर आप गलत करेंगे। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि कई बच्चे जब पेपर हुआ था उस समय ये गलती कर कर आए थे। चलिए, प्रश्न को फिर से देख लीजिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? अब बताइए। ए ऑप्शन करा है ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन करा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी ऑप्शन करा है केंद्रीय जल आयोग और डी ऑप्शन करा है सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो उस समय पेपर हुआ था ना, कई लोग ऐसे थे जो ग्रीन ट्रिब्यूनल को टिक करके अपना उत्तर सही मारते हैं, लेकिन जब आयोग ने उत्तर दिया तो ये गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली हैं यूपी टेट को लेकर, तो आप हमारे साथ जुड़िए और पहली बार में ही निवेदन करेंगे, अगर आप तभी जुड़िएगा जब आप डेली क्लास करें, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि पहली बार में आपको 100 प्लस स्कोर कराना ही कराना है यूपी टेट के पेपर में। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। या भूगोल से प्रश्न आ गया। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि पर्यावरण के अंतर्गत आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर संविधान भी पूछा जाता है, भूगोल भी पूछ लेते हैं, एक आध प्रश्न विज्ञान के भी अंदर कर देते हैं, तो पर्यावरण तो है ही, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर यह चैप्टर टॉपिक जो है, मतलब पर्यावरण का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए। ठीक, चलिए फिलहाल अभी तो समय है, अभी आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको सब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बात करें कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी को आप जानते रहिए, यह एक जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब बताइए कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन करा है सिसिली में, बी ऑप्शन करा है हवाई में, सी ऑप्शन करा है एंडीज में और डी ऑप्शन करा है रॉकीज में। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। चलिए, देखिए सबसे पहले ये जान जाइए कि यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें यह कहाँ पर स्थित है, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला में स्थित है कोटोपैक्सी, यह एक जागृत ज्वालामुखी है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। चलिए, तिब्बत में जो है सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन सिंधु। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह जो माजुली द्वीप है, आपको पता होना चाहिए इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, आप जानते रहिएगा इसके बारे में क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यह प्रश्न स्पेशली पर्यावरण का ये है, आप बताइए। कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है शाकाहारी, बी ऑप्शन कह रहा है मांसाहारी, सी ऑप्शन कह रहा है जीवाणु और डी ऑप्शन कह रहा है मांसाहारी या शाकाहारी। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए
बिल्कुल सही। अगर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो यहाँ पर सबसे उच्च स्तर पर जो होंगे वो हो जाएँगे मांसाहारी। ठीक है? सही? बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्योंकि आज की इस क्लास में हमें 30 प्रश्न यूपी टेट पर्यावरण को देखना होगा। ठीक है? क्योंकि हर सब्जेक्ट से आपके 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर का हर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि आपका पेपर प्रस्तावित है 29-30 जनवरी 2026 को। तो आपको यह डेट ही कन्फर्म माननी चाहिए। ठीक है? चलिए, फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर पृथ्वी तल के नजदीक है। ए ऑप्शन कर रहा है समताप मंडल, बी ऑप्शन कर रहा है जल मंडल, सी ऑप्शन कर रहा है मध्य मंडल और डी ऑप्शन कर रहा है आयन मंडल। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। वायुमंडल के प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, अगर बात करेंगे इसकी, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सब के सब ऑप्शन गलत कर दिए गए हैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, टाइपिंग एरर है। परीक्षा में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया था। यहाँ पर जो सबसे पृथ्वी के नज़दीक वाला अगर तल पूछा जाए कौन सा होगा, तो होता है क्षोभ मंडल। नोट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप लोग याद कर लीजिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के नज़दीक है वो होता है क्षोभ मंडल। और इसी मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, इसी मंडल में ही घटित होते हैं, क्षोभ मंडल में। यहाँ पर इतना भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। चलिए, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन का रहा है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन का रहा है राजस्थान में और डी ऑप्शन का रहा है गुजरात में। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए। 1 मिनट, आप जल्दी-जल्दी कमेंट करते रहेंगे तो आपकी क्लास की स्पीड ऑटोमेटिक तेज़ कर दी जाएगी, ठीक है? अगर बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह राजस्थान के अलवर ज़िले में है। तो यहाँ पर राजस्थान है, आप लोग नोट करिए, राजस्थान में है। और राजस्थान के किस ज़िले में पूछा जाए स्पेशली, तो वो हो जाएगा अलवर। ठीक है? राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। तो इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? चलें, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन कह रहा है डीएनए, बी ऑप्शन कह रहा है सूर्य प्रकाश, सी ऑप्शन कह रहा है आरएनए और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ए डीएनए, बी सूर्य प्रकाश, सी आरएनए और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर बताइए जल्दी से कौन सा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। चलिए, बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन बताया उनका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात याद करिएगा कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। इतना आप जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मार्क का संबंध है, किससे संबंधित है। ए ऑप्शन का रहा है गुणवत्ता से, बी ऑप्शन का रहा है पैकेजिंग से और सी ऑप्शन का रहा है संसाधन से और डी ऑप्शन का रहा है उत्पादन से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एक मार्क कहाँ का संबंध रखता है किससे। तो उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें गुणवत्ता से। ठीक है, यह गुणवत्ता से संबंध रखता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए आप कहीं पर किराना स्टोर पर कोई सामान वैसे लेते हैं जिस पर पैकेट में रहती है, तो आपसे कहा जाता है कि वहाँ पर एक मार्क का निशान देखकर ही लीजिए, क्योंकि वह शुद्धता का निशान है, इसलिए कहा जाता है। चलें, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन कह रहा है बिहार में और डी ऑप्शन कह रहा है पश्चिम बंगाल में। चलिए बताइए उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है। अगर देखिए, आप लोग ये मत समझिएगा कि यूपी टेट का पेपर है तो यहाँ पर यूपी मार देंगे, ऐसा मत करिएगा, यूपी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक की बात किया गया, तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? ए ऑप्शन कह रहा है 1960 में, बी ऑप्शन कह रहा है 1980 में, सी ऑप्शन कह रहा है 1972 में, डी ऑप्शन कह रहा है 1975 में। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही, 1972 में। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाए तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था भारत के अंतर्गत। ठीक है, 1973 को भी याद करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न हो गया कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था, तो आपको याद कर लेना चाहिए 1973 में। अभी इस प्रश्न को हम आगे रखें, दिखाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन कह रहा है आसवन, सी ऑप्शन कह रहा है किण्वन और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए दूध से दही बनने की बात करें इस प्रश्न का उत्तर, तो वो हो जाएगा किण्वन। ठीक है, किण्वन उत्तर हो जाएगा हमारा सही। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि लाइक जरूर करिएगा इस क्लास को, क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास यूट्यूब कई लोगों तक भेजता है। हो सकता है आपको आता हो सब चीज़, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर भी ना देखा होगा, तो उनका कुछ भला हो जाएगा। ठीक, इसलिए निवेदन करेंगे लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाह रहे हैं और फ्री प्रैक्टिस बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी हमारी सारी की सारी फ्री प्रैक्टिस बैच जो है आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की ही जा रही हैं। चाहे उसमें प्रीवियस ईयर पढ़ाया जाए, चाहे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाए, चाहे मैराथन क्लास कराई जाए, चाहे मॉडल पेपर कराया जाए, सारी की सारी चीज़ आपको यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल आएंगे इस प्रश्न को देखेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? मैंने बताया ना संविधान से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए और पढ़िए। चलिए मौलिक कर्तव्य की बात किया जा रहा है। ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन अमेरिका और डी ऑप्शन रूस। रूस जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, आप इससे भी जानते रहिएगा। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ पर रूस हो जाएगा। जैसे यूएसएसआर, इसे यूएसएसआर भी कहा जाता है, इतना याद करिएगा। ऐसा ना हो कि परीक्षा में ऑप्शन में रूस के जगह पे यूएसएसआर दे दे और आप हेरते रह जाएं कि इसमें तो रूस है ही नहीं। तो ऐसा मत करिएगा, दोनों को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए कह रहा है कि ध्रुव तारा कहाँ जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है उत्तरी तारे को, बी ऑप्शन कह रहा है दक्षिणी तारे को, सी ऑप्शन कह रहा है पूर्वी तारे को और डी ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी तारे को। जल्दी से बताइए कि ध्रुव तारा किसे कहेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह कहाँ पर निकलता है? तो उत्तर दिशा में निकलता है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था 2-3 प्रश्न पहले कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब स्थापित किया गया था या प्रारंभ किया गया था। तो बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है 1972 में, बी ऑप्शन कह रहा है 1973 में, सी ऑप्शन कह रहा है 1981 में और डी ऑप्शन कह रहा है 1985 में। चलिए अभी मैंने क्या बताया, 1972 में क्या आया था? तो वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीव का आया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो यह था 1973 में। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। ए ऑप्शन कह रहा है जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन कह रहा है सिक्किम में और डी ऑप्शन कह रहा है उत्तराखंड में। तो जल्दी से बताइए कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो फूलों की घाटी आप जानते रहिएगा कि उत्तराखंड, बिल्कुल सही, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। किस जिले में उत्तराखंड के स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि चमोली जिले में स्थित है फूलों की घाटी। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया ना, तो आपको समझिए टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब टेंशन लीजिए कि पढ़ाई अभी नहीं हुई आपकी। तो जल्दी से बताइए, एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? ए ऑप्शन का रहा 306, बी ऑप्शन का रहा 206 और सी ऑप्शन का रहा, माफ़ी चाहेंगे, 275 और 206 और 106। चलिए बताइए। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं लास्ट में याद कर लेते हैं 6 तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गया, एक में 6 है, एक में 6, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक, सी ऑप्शन 206 होंगे। चलिए 206 हो जाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ए ऑप्शन करा है न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन करा है सिडनी में, सी ऑप्शन करा है एम्स्टर्डम में और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चले, अगर बात करें, ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक है, संस्था है, आपको पता होगा वैश्विक संस्था है। और इसकी स्थापना की बात की जाए, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को जरूर याद करिएगा। ग्रीन पीस का तो मुख्यालय अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1971 में। आप इसे भी जानते रहिएगा। और यह कहाँ पर हुआ था? तो एम्स्टर्डम में है यह संस्था, मुख्यालय यहीं पर स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है अरस्तू की, बी ऑप्शन कह रहा है चार्ल्स डार्विन की, सी ऑप्शन कह रहा है मेंडल की और डी ऑप्शन कह रहा है रॉबर्ट हुक की। आप लोग बताइए, प्रजातियों की उत्पत्ति, अगर हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया होता ना प्रजातियों की उत्पत्ति को, तो आप तुरंत उत्तर देते थे। लेकिन यूपी टेट के जो एग्जामिनर होते हैं बहुत चालाक होते हैं। देखिए हिंदी में लिख दिया और कई लोग इस प्रश्न को गलत कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर हो जाएगा हमारा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय? ए ऑप्शन का रहा है जिनेवा में, बी ऑप्शन का रहा है हेग में, सी ऑप्शन का रहा है न्यूयॉर्क में और डी ऑप्शन का रहा है पेरिस में। तो जल्दी से बताइए, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो आपको यहाँ पर स्थापना को जानना चाहिए। ठीक, नोट करिए स्थापना। चलिए, स्थापना कब हुआ था? तो 3 अप्रैल को हुआ था। आपको यह भी पता होना चाहिए अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। आप इसे जानते रहिए, माफ़ी चाहेंगे 46 होगा। ठीक, 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान में 5 अध्याय हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए, और 70 अनुच्छेद इसके भारतीय संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पर होगा? तो वह हो जाएगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग लिखा जाता है। कहीं कहीं आप पढ़े होंगे, अगर आपने थोड़ा भी जीके जीएस पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप दे सकते थे। ठीक है, द हेग में। चलें, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। आज की क्लास में हमने देखा यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को, खास करके पूरा का पूरा जो क्लास था हमारा पर्यावरण 2017 में आए हुए प्रश्न को हमने देखा। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखें तो चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर यूपी टेट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उनमें जो भी क्लासेज हैं उनको एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आने वाली क्लासेज ज़रूर देखें आगे सुबह 10 बजे डेली। ठीक है, तो चलिए आज की इस फ्री प्रैक्टिस बैच में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।